राधे राधे एवरीवन। इससे पहले हम 100 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और बीच में ऐसे वीडियो नहीं आ पाती है क्योंकि ना मेरा थोड़ा सा तबीयत बिगड़ गया था और सबको लगेगा कि मैं ये अपने हर एक वीडियो में बोलती हूँ, बट एक्चुअल में मेरा तबीयत नहीं ठीक था। और ये वीडियो मैं अभी रात को बना रही हूँ क्योंकि दिन में इतना शोर होता है, मैं सोची कि चलो अभी रात में बना ही लेते हैं। जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है मूल्य पाठ्यचर्या में क्या होता है। ऐसी विषय वस्तु जिसे बच्चे स्कूल में अनिवार्यतः सीखें। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम की क्रियान्विति के जिम्मेदार प्रत्यक्षतः हैं। ऑप्शन नंबर सी NCTE। निम्नलिखित में से किस स्थिति में सूक्ष्म शिक्षण सबसे अधिक प्रभावी होता है। शिक्षण अभ्यास की तैयारी के दौरान सबसे अधिक प्रभावी होता है। निम्नलिखित में से किस कक्षा या कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए सूक्ष्म शिक्षण सबसे अधिक उपयोगी होता है। प्राथमिक और उच्च दोनों शिक्षा के लिए सबसे अधिक उपयोगी होता है। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने 1961 सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा को प्रतिपादित किया था। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने किया था। जॉन डीवी ने शिक्षा के क्षेत्र में किस बात पर अधिक बल दिया है। जॉन डीवी ने जो सबसे अधिक बल दिया है वो क्रियामूलक ज्ञान पर दिया है। निम्नलिखित में से किस विधि से परिसंवाद या विचार गोष्ठी को संबंध करके देखा जा सकता है। परिचर्चा विधि से देखा जा सकता है। शिक्षण में छात्रों से प्रश्न करने का कौशल सबसे अधिक उपयोगी क्यों माना जाता है। शिक्षण में छात्रों की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए, यानी कि टीचर कोई भी क्वेश्चन इसलिए पूछते ताकि वो देख सके कि बच्चे एक्टिवली उन्हें सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, या फिर समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूक्ष्म शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है। यह एक शिक्षण विधि है। निम्नलिखित में से आर्मस्ट्रॉन्ग किस विधि के मुख्य प्रतिपादक थे। ह्यूरिस्टिक विधि के वो प्रतिपादक थे। निम्नलिखित में से किस स्थिति में विचार विमर्श विधि उपयोगी होती है। सभी विधियों में ये उपयोगी होती हैं। शिक्षण में शैक्षिक प्रौद्योगिकी बहुत उपयोगी है क्योंकि यह शिक्षक को प्रभावी और कुशल बनाता है। पाठ्यक्रम योजना में कौन से घटक को समावेशित किया जा सकता है। पाठ्यक्रम विकास और प्रारूप सामग्री को स्पष्ट और परिशिष्ट करने के लिए विभिन्न साधन। पाठ्यक्रम में विशिष्ट उद्देश्य के लिए इन सभी के लिए किया जा सकता है। उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ड्रिल एवं प्रैक्टिस विधि का सबसे प्रचलित रूप है। प्रत्यक्ष अनुदेश जो है वो सबसे प्रचलित विधि है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि अभ्यास के लिए उपयुक्त है। ड्रिल मेथड जो है वो सबसे अधिक उपयुक्त है। निम्नलिखित में से किस विषय के लिए पात्र अभिनय सबसे अधिक उपयोगी शिक्षण विधि प्रमाणित हो सकती है। पात्र अभिनय जो है वो हिस्ट्री में हो सकती है, इतिहास में। निम्नलिखित में से कौन सा समूह शिक्षण का लाभ नहीं है। शिक्षकों को बेहतर वित्तीय लाभ जो देता है वो ग्रुप डिस्कशन का, मतलब ग्रुप एक्टिविटी का, ग्रुप एजुकेशन का वो मतलब नहीं है, लाभ नहीं है, क्योंकि ये तो वित्तीय लाभ उसमें दे रहा है ना। निम्नलिखित में से समूह शिक्षण के लिए कौन सा मुख्य धारणा कौन सी है। समूह शिक्षण का मुख्य धारणा कौन सी। श्रेष्ठतम शिक्षक छात्रों द्वारा साझा किए जा सकते हैं। निम्नलिखित में से CAI का संक्षिप्त नाम क्या है। कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन जो इसका है वो सही है नाम। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सहायता प्राप्त निर्देश कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन की विधि नहीं है। क्वेश्चन मेथड जो है उसकी विधि नहीं है। एक शिक्षक को विषय सामग्री को प्रस्तुत करते हुए सबसे ज़्यादा निम्नलिखित में से किस पर विचार करना चाहिए। शिक्षक को सभी विधियों पर ध्यान देना चाहिए, संरचना, संतुलन, प्रेरणा, सभी पे। शिक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के उपयोग में निरंतर वृद्धि हो रही है जिससे शिक्षा का स्वरूप परिवर्तित हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द ऐसे परिवर्तन को प्रतिबिंबित करते हैं। लर्नर सेंट्रिक, शिक्षार्थी उन्मुख।
निम्नलिखित में से सर्वसमूह अनुदेश के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? संपूर्ण कक्षा के शिक्षण के लिए एक समान कौशल और सामग्री की सुविधा। निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि कक्षा संचार में सबसे अधिक प्रभावी है? इसका समानीकरण कठिन है, यह उद्देश्य पर निर्भर करता है। कभी कभी जो टीचर बोल के समझाते हैं वो समझ में आता है, कभी कभी उनको लिख के समझाना होता है, कभी कभी उनको मल्टीमीडिया का यूज़ करना होता है, मतलब बहुत तरीके की चीज़ें हैं। तो जैसा सिचुएशन होता है उस हिसाब से टीचर्स को पढ़ाना चाहिए। निम्नलिखित में से किस शिक्षण विधि द्वारा छात्र शिक्षण में छात्रों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है? तो परिचर्चा विधि में। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान शिक्षण सामग्री को प्रस्तुत करने के लिए तकनीकी दृष्टिकोण से सबसे उपयुक्त है? निर्देशात्मक प्रतिमान। निम्नलिखित में से कौन सा संचार माध्यम ग्रामीणों के बीच साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त नहीं है? बड़े पैमाने पर समूह परिचर्चा। छात्रों को स्वतत्वार्पण के रूप में गृह कार्य देने का मुख्य लाभ क्या होता है? स्व अध्ययन का स्वभाव विकसित करना। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। कक्षा शिक्षण में सही निर्देश माध्यम का चुनाव न कर पाना शिक्षार्थियों में कक्षा से अनुपस्थिति और पलायन करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। निम्नलिखित में से इसका उपयुक्त उत्तर कौन सा है? सहमत। निम्नलिखित में से शैक्षणिक कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या होता है? तो कंप्यूटर तो सब कुछ कर सकता है ना, वो आंकड़ों का विश्लेषण कर सकता है, जानकारी को भी रख सकता है, उत्तरों की गणना कर सकता है, सब कुछ। कंप्यूटर आधारित शिक्षण मॉडल को किसके द्वारा विकसित किया गया था? विकसित किया गया था स्लुरोव और डेविस के द्वारा। छात्रों को समूह शिक्षण से मुख्य रूप से क्या अपेक्षा होती है? अन्य छात्रों को समूह का सदस्य बनाने के लिए प्रेरित करना। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बड़े समूह, छोटे समूह और व्यक्तिगत शिक्षण विधियों में आपस में जुड़ता है? तो विभेदित अनुदेश जो है वो जोड़ता है। अरे ये क्या हो गया? निम्नलिखित में से शिक्षण विधियों का कौन सा संयोजन शिक्षार्थी केंद्रित प्रतिमान को प्रोत्साहित करने में सबसे अधिक उपयोगी प्रमाणित हो सकता है? तो प्रोजेक्ट विधि और प्रत्यक्ष अनुभव। शिक्षक की परियोजना विधि की सीमा कौन सी है? शिक्षार्थियों का उचित रूप से अधीक्षण न कर पाना। शिट यार, जस्ट 1 मिनट। सॉरी। निम्नलिखित में से अनुमानी या ह्यूरिस्टिक दृष्टिकोण किस पर आधारित होता है? जिज्ञासु होने की भावना से प्रेरित होना पर यह आधारित होता है। शिक्षक शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग सीखने की विधि को सरल बनाने के लिए करता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक शिक्षण सहायक सामग्री है? ग्रेन बोर्ड, एलसीडी, प्रोजेक्टर, टेप रिकॉर्डर, ये सभी जो है पढ़ाने में काम आती हैं। तो उपरोक्त सभी। शिक्षक दृश्य सहायक सामग्री का उपयोग शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए करते हैं। परियोजना एक अधिगम के लिए विधि है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसके बारे में सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, यह शिक्षक केंद्रित गतिविधि है। प्रसारण सामग्री का उपयोग किया जाता है तो बेहतर एकाग्रता को सीखने के लिए, अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए, पढ़ाए जाने वाले विषय की बेहतर धारणा शक्ति के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा लाभ ओवरहेड प्रोजेक्टर से संबंधित है? अपेक्षाकृत कम खर्चीला होना, ओवरहेड पारदर्शिता को अपेक्षाकृत तीव्रता से बनाया जाना, कक्षण गतिविधि के दौरान शिक्षकों को पारदर्शी शीट पर लिखना विकल्प प्रस्तुत करता है। उपरोक्त सभी। श्याम पट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? अच्छी लिखावट जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है।
श्याम पट्ट को शिक्षण सहायक सामग्री के निम्नलिखित में से किस समूह में सम्मिलित किया जाता है? तो दृश्य सहायक सामग्री में उन्हें सम्मिलित किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षण कौशल से संबंधित है? प्रश्न पूछना, ब्लैक बोर्ड पर लिखना, प्रश्नों का समाधान करना, ये सभी जो है सो शिक्षण कौशल से संबंधित है। शिक्षक शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किसके लिए करते हैं? तो छात्रों की ग्रहण शक्ति स्तर को बढ़ाने के लिए करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम शिक्षार्थियों के परस्पर वार्तालाप करने के लिए उपयुक्त है? तो लघु समूह चर्चा जो है वो उपयुक्त है। कक्षा अनुशासन का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या होना चाहिए? स्वीकार्य कक्षा व्यवहार होना चाहिए। परीक्षण की मानकीकरण से संबंध निम्नलिखित क्रियाकलापों को सही क्रम में लगाइए। पहले होगा 2 परीक्षण की योजना बनाना, मतलब पहले प्लानिंग करना, फिर होगा परीक्षण के मदों की तैयारी करना, उसके बाद हो जाएगा परीक्षण का परीक्षण, उसके बाद विश्वसनीयता और विधि मान्य का मूल्यांकन। निम्न में से कौन सा अधिक परस्पर संवादात्मक और छात्र केंद्रित है? तो समूह चर्चा जो है वो छात्र केंद्रित है। निम्नलिखित में से प्रभावी शिक्षण सहायक सामग्री कैसी होनी चाहिए? अधिगम हेतु छात्र के यथासंभव सभी संकायों को सक्रिय रखने में सहायक होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रक्षेपित सहायक सामग्री के अंतर्गत आता है? तो पारचित्रदर्शी जो है ये इसके अंतर्गत आता है। शिक्षण सिद्धांतों को समझना आवश्यक है। प्रभावी शिक्षण के लिए पाठ्यक्रम की प्रभावी योजना बनाने के लिए, शिक्षार्थी को प्रेरित करने के लिए या उपरोक्त सभी के लिए? तो उपरोक्त सभी के लिए। अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ है व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन। निम्नलिखित में से शिक्षक द्वारा किस विषय के अंतर्गत ज्ञान को छात्रों की आवश्यकता एवं रुचि के अनुसार तैयार एवं प्रस्तुत किया जाता है? तो शैक्षिक मनोविज्ञान के द्वारा। शिक्षक के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना। कक्षा के मनोवैज्ञानिक पहलुओं को किसके द्वारा सबसे अच्छे तरीके से प्रतिबंधित किया जा सकता है? तो कक्षा शिक्षक के द्वारा किया जा सकता है। आजकल परीक्षा के परिणाम पर आवश्यकता से अधिक बल दिया जाता है, यह किस प्रकार की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है? फिर हो गया ये। आजकल परीक्षा के परिणाम पर आवश्यकता से अधिक बल दिया जाता है, यह किस प्रकार की वृत्ति को बढ़ावा देता है? तो यह बढ़ावा देता है दोहराव करवाना और परीक्षा के दौरान नकल करना, ये दोनों विधियों की वजह से होता है। निम्न में से कौन सा कथन ऐसे शिक्षक के लिए उपयुक्त है जो कक्षा शिक्षण के लिए सदैव उत्साह युक्त रहते हैं? वह विद्यार्थियों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित करना चाहते हैं। कक्षा में जनसांख्यिकी विभिन्नता की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? मूल्यांकन के लिए एक समान शैक्षणिक मानक होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सहज ज्ञान युक्त सोच के बारे में सही माना जाना चाहिए? यह अन्वेषण प्रक्रिया का ही एक अंश है। एक शिक्षक को कक्षा में अपने विचार प्रस्तुत करते हुए इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि कक्षा में दूसरे विचार भी हो सकते हैं, सभी छात्र सजातीय नहीं है। विचारों की असहमति स्वाभाविक है, मतलब कोई से अग्री करेगा, कोई डिसअग्री भी कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तित्व मतभेद को कम से कम महत्व दिया जाता है? आइडियलिज्म में। शिक्षक द्वारा अपनाई जाने वाले निम्नलिखित प्रयोगात्मक शिक्षण गतिविधियों को चक्रीय क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सो पहले हो जाएगा आत्मसात होना, फिर हो जाएगा समायोजित करना, फिर होगा रूपांतरण करना और फिर होता है भिन्न मत होना। सो ऑप्शन नंबर डी, सॉरी बी में मार्क हो गया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। हम प्रायः यह कहते हैं कि कोई दो छात्र एक जैसे नहीं हो सकते। निम्नलिखित में से किस आधार पर वह एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं? तो पालन पोषण और सामाजिक प्रतिष्ठा से वो एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, योग्यता पे अलग हो सकते हैं, मनोदृष्टि से अलग हो सकते हैं, मतलब
कोई भी इंसान जो होता है या कोई भी स्टूडेंट होता है वो एक जैसे नहीं होते हैं, सब अलग अलग होते हैं क्योंकि सबका अलग बैकग्राउंड होता है। कोई भी ऐसा कारक जिससे अनुक्रिया की संभावना की वृद्धि होती है को सुदृढ़ीकरण कहा जा सकता है। निम्नलिखित में से किन को सुदृढ़ीकरण के कारण कहा जाता है? प्रशंसा, सांकेतिक पुरस्कार, किसी कार्य में सफल होना। जब एक गणित का एक छात्र अपना कार्य संपूर्ण करता है तो उसको कंप्यूटर गेम्स खेलने की अनुमति मिल जाती है। इस स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत नियम लागू होता है? तो ये प्रेमार्क प्रिंसिपल जो है इस पे लागू होता है। निम्नलिखित में से मॉर्फोग्राफ शब्द किससे संबंधित है? करेक्टिव स्पेलिंग से है ये मॉर्फोग्राफ। निम्नलिखित में से कौन सा विवरण रचनावादी दृष्टिकोण और अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुरूप है? शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी होती है। विद्यार्थी व्याख्या चाहते हैं। सूचना एकत्रित करने के लिए विभिन्न सूत्रों का उपयोग और उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है। हम वस्तुओं, परिस्थितियों या घटना के बारे में अपने मस्तिष्क में संयोजित ज्ञान का निर्माण करते हैं। अग्रलिखित में से कौन सा शब्द इस स्थिति को प्रतिबिंबित करता है? स्कीमा विधि जो है इसको प्रतिबिंबित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नई जानकारी को भीतर ग्रहण करने के लिए सबसे उपयुक्त है? अपने आप पे अप्लाई कर लो कोई भी चीज़ इन द सेंस कि अगर आप कोई भी चीज़ का रिजल्ट देखना चाहते हो तो पहले खुद को अपने आप पे उस चीज़ को लागू करके देखो, फिर वो आपको पता चल जाएगा। शिक्षक या प्रशिक्षक द्वारा विभिन्न गतिविधियों में उपयुक्त समझ या विभिन्न प्रकार के संकेतों, सुझावों या प्रत्यक्ष रूप से शिक्षार्थी की सहायता करने को निम्नलिखित शब्दों में क्या कहा जाता है? इसको स्क्रैप फोल्डिंग कहा जाता है या उसको हिंदी में मचान भी कहते हैं। व्यवहार में परिवर्तन, अधिगम पर्यावरणीय प्रभावों, शिक्षार्थी के भीतर जन्मजात झुकाव और प्रक्रियाओं का परिणाम है। यह निम्नलिखित सिद्धांत के अंतर्गत आता है। नव व्यवहार सिद्धांत के अंतर्गत आता है। छात्र या कोई भी व्यक्ति स्थितियों का प्रभावी ढंग से सामना करने की क्षमता को लेकर स्वयं के बारे में विश्वास विकसित कर लेता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपरोक्त कथन को वर्णित करता है? तो आत्म प्रभावकारिता जो है इसे वर्णित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अपनी सोच प्रक्रिया एवं स्व संचालन को अपने व्यवहार को परिवर्तित करने की क्षमता को दर्शाने के लिए उपयोग किया जा सकता है? मेटाकॉग्निशन या मेटा अनुभूति। मेटाकॉग्निशन का मतलब होता है सोचने के बारे में सोचना, मतलब बहुत ही ज़्यादा सोचना। मतलब कि आप कोई चीज़ सोच रहे हो, जैसे कि आपका नेट का एग्ज़ाम निकल जाए या आप सोच रहे हो और नेट का एग्ज़ाम निकल जाएगा, उसके बाद आपकी लाइफ कैसी होगी, आप किसे पढ़ाते हो, किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मतलब JRF के बाद आप PhD में कहाँ पे एडमिशन लेते हो, तो ये सोचने के भी बारे में सोचना हो जाएगा, जिसको हम मेटाकॉग्निशन कह सकते हैं। शिक्षक प्रायः छात्र की सीखने की समस्याओं या विश्लेषण करते हुए पाते हैं कि उनमें प्रेरणा का अभाव है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग सार्थक तथ्यों, नियमों, परिभाषाओं, अवधारणाओं, सिद्धांतों इत्यादि को वर्णित करने के लिए किया जाता है? तो सिमेंटिक मेमोरी को वर्णित किया जाता है। जस्ट 1 मिनट। निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग हम स्वयं की स्मृति प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता और सूचना के भंडारण और उसकी पुनः प्राप्ति को बढ़ाने के ढंग के संदर्भ में कर सकते हैं? सो मेटा स्मृति का हम कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक श्रवण प्रक्रिया को प्रतिकूल ढंग से प्रभावित कर सकता है? सो उपरोक्त सभी। अपेक्षित से अधिक श्रवण सामग्री के अतिरिक्त बोलने की बहुत ही उच्च गति, श्रुति, विषय वस्तु की क्षति, तो ये सब कर सकती हैं। श्रवण को संचार का सबसे महत्वपूर्ण पहलू माना जा सकता है। इनमें कैसे सुधार लाया जा सकता है? स्वर को और अधिक प्रभावशाली बनाना। निम्नलिखित में से कौन एक व्याख्यान के अर्थ को बताने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो मूल्यांकन श्रवण। अग्रलिखित में से कौन सा कथन मूल्यांकन श्रवण से संबंधित है? किसी विचार को स्वीकार या अस्वीकार करना।
फ्रांसिस गैगल के अनुसार आनुवंशिकता का सारा श्रेय तत्काल माता पिता को नहीं बल्कि दूर के पूर्वजों को जाता है। निम्नलिखित में से किसको आनुवंशिकता का केवल 50% श्रेय जाता है? माता पिता को, क्योंकि 50% अगर दूसरे को चला जाता है तो कम से कम 50% तो माता पिता के पास है, फ्रांसिस गैगल के अनुसार। शिक्षण प्रक्रिया के निम्नलिखित सोपानों को क्रम में व्यवस्थित करें। सो पहले हो जाएगा शिक्षण उद्देश्यों का निरूपण, फिर होगा वर्तमान ज्ञान और पूर्व ज्ञान से संबंधित करना, फिर हो जाएगा शिक्षण सामग्री की प्रस्तुति, फिर हो जाएगा मूल्यांकन और फिर होगा पुनः शिक्षण। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। एक छात्र व्याख्यान की अवधि में शिक्षण की समस्याओं को हल करने में सहायता करता है। उक्त छात्र निम्नलिखित में से किस वर्गीकरण के अंतर्गत आता है? एक मूल्यांकन करने वाला श्रोता। निम्नलिखित में से कौन से उपाय संचार प्रक्रिया को सुगम बनाने का कार्य करते हैं? तो अपनत्व और समानता की भावना, चयन के लिए सुरक्षा और स्वतंत्रता, अनौपचारिक वातावरण, तो ये सभी करते हैं। निम्नलिखित में से किसको हम अधिगम का एक परिणाम कह सकते हैं? कौशल को कह सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन से शब्द मानसिक विकास को सबसे उपयुक्त रूप से वर्णित करते हैं? मध्य किशोर तक वृद्धि एवं तत्पश्चात समतल होना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्रवण के संदर्भ में सही है? श्रवण एक शारीरिक प्रक्रिया है, ध्यानपूर्वक श्रवण एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उच्च शिक्षण संस्थान में छात्र संवाद स्थापित करने में अपना आधा समय निकाल देते हैं। एक व्यक्ति सुनता है और दूसरों के विचारों को समझने का प्रयास भी करता है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द ऐसे व्यक्ति को वर्णित करने के प्रयुक्त किए जा सकते हैं? समानुभूति श्रवण इसको कह सकते हैं, एम्पैथेटिक लिसनिंग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समस्याओं के लिए सुनने का प्रयास, गैर मौखिक संकेतों का ज़्यादा ध्यान न देना, विषय बदलने के लिए हस्तक्षेप करना। निम्नलिखित में से कौन से लिंग को इन कथनों से संबंधित करने की संभावना अधिक रहती है? पुरुष को सबसे अधिक रहती है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द गहन सोच को दर्शाते हैं? जब संदेश प्रस्तुत किया जा रहा है तब मूल्यांकन करना। स्पष्ट जानकारी के उद्देश्य से प्रश्न पूछना, संदेशों को कथित कथन करना और भ्रमित करने वाली विषय वस्तु की पहचान करना इत्यादि मूल रूप से किसको इंगित करते हैं? संदेशों को समझने के लिए तकनीक की सहायता लेना को ये इंगित करते हैं। निम्नलिखित में से किसको व्याख्यान सुनने के लिए सुझाव माना जाना चाहिए? ये माना जाना चाहिए रुचिपूर्वक अंश पर ध्यान देना, भटकाव से बचना एवं मुख्य विचारों को ग्रहण करना। निम्नलिखित में से कौन से शब्द सूचना का स्थान निर्धारण करना, मूल्यांकन और प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता के लिए प्रयोग किया जा सकता है? चयनात्मक ध्यान के द्वारा किया जा सकता है। प्राथमिक स्तर शिक्षा